नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज आप सीखेंगे कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पे उसको कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने 1-2 वीडियो में और बताया है कि हरियाणा में जो कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन है, वो हम ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। जैसे कि जो भी वर्क्स रिलेटेड जो काम होता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हॉर्टिकल्चर, ये जो सारे काम होते हैं, उनके लिए आपको एक हरियाणा की वेबसाइट है जिसका नाम है HEW पोर्टल, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। उस पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होता है। उस पर देखिए 2 तरह से है। एक तो आप अपना एक प्रोफ़ाइल बनाते हैं और वो प्रोफ़ाइल कंपल्सरी होता है सभी के लिए, चाहे किसी तरह की सर्विसेज़ हों या किसी तरह के वर्क्स हों। उसके बाद इसमें एक EMD एग्ज़म्पशन का पार्ट भी आता है। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है और वो सारी डिटेल्स जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो अवेलेबल हैं, तो उसके बाद आप EMD में एग्ज़म्पशन भी ले पाते हैं। वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, वो आज आप यहाँ पे सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि अगर आपने थोड़ा-सा भी अगर स्किप कर दिया तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नीचे लिखा है हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। जैसे कि हमने आपको भी बताया, हम हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो यहाँ पे हम बताएँगे। तो सबसे पहले है प्रोफ़ाइल। देखिए, प्रोफ़ाइल में क्या आता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर की जो बेसिक डिटेल्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है, पैन कार्ड, उसका कंपनी का नेम, जीएसटी, हुँ, जो भी प्रोफ़ाइल से रिलेटेड है, वो सारा सब यहाँ पे आपको प्रोवाइड करानी होती है। सेकंड देख रहे हैं आप एलिजिबिलिटी। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है कि यहाँ पे ना कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको आपने सेलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप उन पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं, तो आपको येस करना है और अगर नहीं, तो नो करना है। मीन्स के आपने उसको एक्नॉलेज करना होता है ना? येस या नो में आंसर देना होता है। तो उसको करने के बाद आपको अ, डाउनलोड करना होता है, उसके साइन इन सबमिट करते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्टनर डिटेल्स। पार्टनर डिटेल में क्या होता है कि देखिए, कंपनी आपकी इंडिविजुअल भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है या सोसाइटी भी हो सकती है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे ये सेलेक्ट करना होता है। अब बात आती है शेयर इन परसेंटेज। कितना शेयर होता है आपका, वो यहाँ पे डिफाइन करना ज़रूरी है। परमानेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ये देना होता है। फैमिली आईडी आपके पास है तो आप प्रोवाइड करा दीजिए, नहीं है तो वहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना होता है। यहाँ पे समझ लीजिए, फैमिली आईडी जो हरियाणा के रेज़िडेंट्स हैं, जिनका रेज़िडेंस हरियाणा में है, उनके पास तो ये
मिलेगी, और जिन्होंने नहीं बनवाई है वो अप्लाई कर सकते हैं, बनवा लीजिए। लेकिन जो आउट ऑफ स्टेट हैं, उस हरियाणा स्टेट से बिलॉन्ग नहीं करते, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसके लिए वो जब ये अप्लाई करेंगे तो उनके पास तो फैमिली आईडी होगा नहीं। जब नहीं होगा तो उनको आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड कराना होगा। यहाँ पे जो एप्लीकेंट हैं उनका एक फ़ोटो ज़रूर देना पड़ता है। इसके बाद आती है, देखिए, कुछ टेक्निकल स्टाफ डिटेल्स, कि देखिए कोई भी कंपनी जब काम करती है तो उसके पास स्टाफ तो होता ही है, क्योंकि बिना स्टाफ के तो काम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे उस स्टाफ का नेम देना होता है। कोई इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, या कोई भी आपके ऑफिस में जो पर्सन है जो सारे काम को टेक्निकली करता है, तो उसका क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन प्रूफ भी देना होगा आपको। एक्सपीरियंस उसका क्या है वो भी देना होगा। कम से कम 1 साल का तो होना ही चाहिए, और बियॉन्ड कितना भी हो। पैन नंबर उसका देना पड़ता है। सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप देनी होती है। अगर वो पर्सन हरियाणा का रेज़िडेंट है तो उसके पास फैमिली आईडी होगी तो फैमिली आईडी दे दीजिए। अगर नहीं है, बाहर का स्टाफ है, कहीं बाहर से बिलॉन्ग करता है, तो आधार कार्ड दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्लांट्स एंड मशीनरी। देखिए क्या होता है कि जो कंपनी है उस कंपनी के पास में कुछ मशीनरी होती है। मशीनरी किसके लिए? काम करने के लिए, जिसे हम टूल बोलते हैं। देखिए ज़ाहिर-सी बात है, आप जब कोई काम करते हैं तो आपके पास में टूल तो होना ही चाहिए। जैसे कि मैं अभी कंप्यूटर पे काम करता हूँ, तो मेरे पास वो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बिना कंप्यूटर के काम होगा नहीं, ठीक है? उसी तरह से ये यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कोई मशीन यूज़ करते होंगे उस काम को करने के लिए, तो यहाँ पे मशीनरी डिटेल्स देना आवश्यक है। याद रखिए, जो यहाँ पे रेड जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं आपको, वो कंपल्सरी है। हम यूँ कहें तो स्टार जहाँ पे बना हुआ है, रेड ना भी हो, स्टार बना हुआ है, वो कंपल्सरी है। तो प्लांट एंड मशीनरी का नेम देना होगा, उसका क्या मॉडल है, किसका बना है, परचेज़ ईयर, ओके, एंड द कैपेसिटी ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मीन्स कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके काम करने की क्षमता। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी, नंबर ऑफ मशीन्स, है ना, वो अवेलेबल है। लोकेशन जहाँ पे वो लगी हुई है। ओनरशिप नेम किस नाम से है। देखिए या तो आपकी अपनी होगी खुद की, या फिर आपने रेंट पे ली होगी, तो उसका ओनरशिप का नेम डालना होगा। अटैच प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का जो प्रूफ है किसके नाम है वो देना होगा, आरसी देनी होगी। नेक्स्ट आता है वर्कशॉप डिटेल्स। आपके पास अगर कोई वर्कशॉप है तो उसकी डिटेल्स दे दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। एनुअल टर्नओवर, अब जो कंपनी आपकी ऑलरेडी पहले से काम कर रही है तो उसका एनुअल कुछ टर्नओवर तो होगा ही होगा। अगर नहीं है, फ्रेश है, तो शायद नहीं होगा। तो आपको फाइनेंशियल ईयर जो भी है वो देना होगा। एंटर अमाउंट इन आरएस लैक्स, लैक्स में उसका अमाउंट एंटर करें। सीए का नेम क्या है, सीए का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपलोडेड सीए सर्टिफिकेट, जो टर्नओवर जिन्होंने बनाया है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है
तो वहाँ पे डिटेल्स डालनी होंगी, उस वर्क का नेम, ओके, एंड द टाइप, वर्क किस तरह का है, किस डिपार्टमेंट में काम किया है आपने, एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटेड वर्क, जो काम एग्जीक्यूट किया गया उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट हुआ, शेड्यूल एंड डेट कब तक उसकी शेड्यूल थी, और कब कब अपडेट कर दिया आपने। डिटेल्स ऑफ इंजीनियर्स इन इंचार्ज, मीन्स कि जो काम किया वहाँ पे कौन इंजीनियर इंचार्ज थे, उनका नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस एंड उनका नंबर ऑफिस का, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड द परसेंट ऑफ ओनरशिप वर्क, जो काम किया है वो कितने परसेंट उसकी उनकी ओनरशिप थी, एग्रीमेंट नंबर, कोई एग्रीमेंट नंबर होता है जो एग्रीमेंट डिपार्टमेंट जब देता है आपको काम करने के लिए, एग्रीमेंट अमाउंट कितना था, ईयर ऑफ एग्रीमेंट, किस ईयर में एग्रीमेंट कराया था, अपलोड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो कंप्लीट किया गया उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड क्या क्या हैं, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे पहले जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, नेक्स्ट वन इज द पैन कार्ड, जीएसटी, एमएसएमई अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडरटेकिंग नॉन ब्लैक लिस्टेड, ठीक है, फॉर्म 26A लास्ट 3 ईयर अगर ये है तो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इमूवल, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आपके पास है तो उसकी डिटेल्स लिस्ट, और नहीं है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन दैट डजंट हैव एनी प्रॉपर्टी, लेबर रजिस्ट्रेशन एंड सॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन, जो सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेशन है वो रहेगा जिनकी जो लिमिट है वो एवं 1 करोड़ की, जो टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में जो क्लास जो फोर्थ है अप टू 1 करोड़ तक के लिए यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, ITR क्लास 3 है, रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट, रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ एड्रेस, एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट कोई भी अगर है तो लगा सकते हैं, ठीक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट। अब यहाँ पे आती है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, तो मैंने जैसे कि ये यहाँ पे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट था, ये मैंने डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपकी क्लास फर्स्ट में रजिस्टर करना चाहते हैं तो जिसकी जो कॉस्ट है वर्क अमाउंट की एवव 25 करोड़, 25 करोड़ से एवव जो काम है उनके क्लास फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, उनके 200 लाख की सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो क्लास सेकंड कॉन्ट्रैक्टर हैं अप टू 25 करोड़, 25 करोड़ तक का जो वर्क अमाउंट है उसको काम को लेने के लिए 100 लाख की सॉल्वेंसी देनी पड़ेगी। एंड क्लास थर्ड में जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं उनके लिए उनको 10 करोड़ तक का वो काम कर सकते हैं, उनको 50 लाख की सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। और जो क्लास फोर्थ में है वो अप टू 1 करोड़ तक के काम कर सकते हैं, उनको कोई बैंक सॉल्वेंसी देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? यहाँ पे अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें भी क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, जो बिगिनिंग में है सबसे वो क्लास फोर्थ में आते हैं। क्लास फोर्थ के लिए आपको जो अमाउंट देना पड़ता है वो 50,000 देना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल है। एंड क्लास थर्ड में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको 5 लाख रुपये EMD जो रिफंडेबल अमाउंट है उसके रूप में देना पड़ता है। क्लास सेकंड के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको 10 लाख रुपए एज ए रिफंडेबल अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। क्लास फर्स्ट में जो है वो 15 लाख रुपए उनको रिफंडेबल अमाउंट के रूप में जमा करना होता है। तो ये तो सारा हो गया प्रोसेस। इसमें
आपको अगर कोई डाउट है, कुछ लगता है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी आपको डिटेल्स में अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो ऑलरेडी या तो काम कर रहे हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर नए बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये हेल्प आउट करेगी कि किस तरह से आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, सारा काम करना है। हम पर्सनली कंसल्टिंग भी देते हैं, वन टू वन कंसल्टिंग होती है हमारी, ट्रेनिंग भी देते हैं हम। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो रियली में चाहते हैं बिज़नेस करना, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम खाली ये वीडियो अपने व्यूज़ के लिए नहीं बना रहे, हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि हम ऑलरेडी 11 साल से 11-12 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो हमारी इस क्षेत्र में जो भी नॉलेज है, जो भी मैंने कुछ मेरा एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं चाहता हूँ कि वो आपको इसका बेनिफिट मिले। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए और इस वीडियो को घुमा-घुमा के देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, आई होप वो डिफ़िकल्टीज़ सारी दूर हो जाएँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।